यह हमारा एक वीडियो है जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा पे पूरी तरह से आधारित है। दोस्तों यह जो वीडियो है आप तक 7 से लेके टोटल 8 पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा तथा 7 से 8 पार्ट जो हम पहुंचाएंगे आप तक, इन सभी पार्ट्स में आपको प्रीवियस ईयर की जो लेखपाल परीक्षा हुई है उनके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा, इसमें 2015 में जो राजस्व लेखपाल परीक्षा हुई है उसकी प्रथम पाली को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें 4 पार्ट्स पूछे गए थे, हिंदी के, गणित के, सामान्य जानकारी के और ग्राम विकास के। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो होगा राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 की जो द्वितीय पाली हुई थी 13 सितंबर 2015 को, उसको हम सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। उसके बाद चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 की प्रथम पाली जो कि 8 नवंबर 2015 को हुई थी, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली जो कि 8 नवंबर 2015 को हुई थी, उसको हम आप अपने चौथे वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन पेपर होगा चकबंदी लेखपाल की जो जिलेवार परीक्षा हुई थी 2008 में, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद चकबंदी लेखपाल की जो जिलेवार परीक्षा 2008 में सेकेंड शिफ्ट में हुई थी उसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चंस पेपर जो है हम आपको सॉल्व करवाएंगे 8 पार्ट्स में, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा पे पूरी तरह से आधारित होंगे। तथा जैसा कि आप सभी को पता है लेखपाल की वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है, तो इसके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर लेते हैं राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 जो कि 13 सितंबर को हुई थी उसको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तथा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो की पूरी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली जो कि 13 सितंबर 2015 को सॉल्व की गई थी। तो भाग पहला हमारा है हिंदी का। तो आइए देख लेते हैं हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 2 में लिखित लोकोक्तियों और मुहावरों के सही अर्थ आपको चुनना है। तो पहला क्या दिया गया है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो इसका मतलब क्या होता है, उत्तर 1 इसका सही है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुझलाना। यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे का अर्थ होता है आपका अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यर्थ झुझलाना या चिल्लाना। तो इसका मतलब क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अगला प्रश्न आपका है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या होता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निर्देश 3 से 4 में लिखित शब्दों के विलोम आपको बताना है। तो क्रिस का विलोम क्या होगा आपका यहाँ पे, तो हस्ट पुष्ट क्या हो जाएगा, हस्ट पुष्ट क्रिस का विलोम हो जाएगा। अगला है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है, तो सर्वज्ञ अल्पज्ञ का विलोम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारा 5वां, खूंटी शब्द का बहुवचन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो खूंटियाँ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। तो अजन्मा का दूसरा अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो अजन्मा का दूसरा अर्थ आपका हो जाएगा ईश्वर। तो आप इसे याद रखिएगा, अजन्मा का अर्थ होता है जिसकी कभी जन्म और मृत्यु न हो, अर्थात ईश्वर। इसकी व्याख्या भी यहाँ पे दी हुई है, व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। मतलब यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द को निकालना है। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन हमारा ए है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कैसे लिखते हो, इसको हम प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वर्तनी के हिसाब से यह जो प्रतिनिधि शब्द है यह सही है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है,
प्रश्न संख्या 8 से 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए, बी और सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी वाले गोले को ओ करें। तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से आपको देख के कहना है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जलपान को। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन गलत है? तो अच्छी लगती है इसमें जो है मतलब यह इसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपसे तत्सम इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अग्र। अग्र जो है आपका इसमें से तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निर्देश 11 से 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? तो पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहा जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, कृपण। जो कंजूसी से अपना ध्यान को व्यय करता है उसको हम कृपण कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 14 के वाक्यों के लिए रिक्त स्थान आपको मतलब देख के भरना है। प्रश्न संख्या जो 13 और 14 है उसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो आज देख लेते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने खाली स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें शत्रु भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा 14वां कह रहा है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन सी कमल। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में आपको संधि पूछी जा रही है कि कौन सी है। तो निर्धन में आपकी संधि क्या हो जाएगी? तो निर्धन में आपकी संधि है जो है डी, यानी कि निर्धन में आपकी संधि विसर्ग होगी। तो आप इसे याद देखिएगा, निर्धन में जो है विसर्ग संधि होती है। तो आप इसे याद देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है देशांतर में कौन सा समास होता है? तो देशांतर में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारण समास होता है देशांतर में। आप इसे याद देखिएगा, देशांतर में कर्मधारण समास होता है। इसके अलावा कर्मधारण के अन्य उदाहरण है यहाँ पे दिए हुए, परमेश्वर और नीलकमल। अगला प्रश्न हमारा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है। तो इसमें रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी अमीय जो है यह इसमें से तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या इसमें निर्देश दिया गया है कि 20 से 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो ये 20वां देख लेते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको लिखित शब्द का चयन करना है। तो इसमें से लिखित शब्द मतलब कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। तो आप ऑप्शन डी से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 21वां। तो 21वां में हम बस आंसर पे बात करेंगे। तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगा। 22वां प्रश्न हमारा कह रहा है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो ऑप्शन बी इसका शोक होता है करुण रस का अस्थाई भाव। तो ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 23वां। मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो मैं खाना खा चुका था इसमें कौन सा भूतकालिक भेद आपको मिलेगा? भेद मिलेगा। तो ऑप्शन डी पूर्ण भूतकालिक वेद आपको मिलेगा। इसमें मैं खाना खा चुका था। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे खाना खाने की मतलब खाना
खाने की बात है, मतलब खाना उसने खत्म कर दिया, जिसमें पूर्ण भूतकालिक भेद यहाँ पे प्रकट हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो रेखांकित पद जो है सेवक, इसमें संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आज मतलब हिंदी सेक्शन का लास्ट प्रश्न इसमें है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन यहाँ पे करने को दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठठेरिन। ठठेरा का लिंग परिवर्तन करने पे क्या होगा? तो इसका ठठेरिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे गए थे 2015 में लेखपाल परीक्षा में हिंदी के, उनको कवर कर लिया है। और भाग 2 गणित का है, इसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित से भी, तो 25 प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। इसको आप देख लीजिएगा 1 बाय 1 करके। इसको मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए होगा तो आप इसका पीडीएफ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो जो 25 प्रश्न है मतलब गणित के, इसको आप पीडीएफ लेके सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी भाग 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो भाग 3 हमारा क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो भाग 3 हमारा किससे आधारित है? तो भाग 3 कहाँ गया हमारा? तो भाग 3 यहाँ पे हमारा सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस से आधारित है। तो यहाँ पे सभी भाग में मतलब 4 पार्ट्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाग 3 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सामान्य जानकारी की। तो केंद्र सरकार के विकास में व्यय में शामिल क्या नहीं होता है? तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन डी जो रक्षा व्यय होता है यह केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगर हम व्याख्या यानी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो केंद्र सरकार के, यहाँ पे इसको हमें थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो जो केंद्र सरकार का यहाँ पे समस्त व्यय होते हैं, केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जाता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय आपका आता है, सब्सिडी आता है, ब्याज भुगतान पेंशन जैसे व्यय शामिल है, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जो रक्षा व्यय है यह गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों जो है सामाजिक और सामुदायिक व्यय, राज्यों के लिए अनुदान और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, यह विकास व्यय के अंतर्गत आते हैं। 52वां प्रश्न हमारा कह रहा है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो हमारे रुधिर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है यह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन। अगर हम व्याख्या की बात करें तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है यह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जो प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन एमिनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन भी एक बार देख लीजिएगा। 53वां प्रश्न हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या होता है? तो देशों के बीच में लोगों का संचलन, आप याद रखिएगा। इसके व्याख्या की अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का जो संचलन है, प्रवासन है, जनसंख्या का संचलन ही प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, एक देश से दूसरे देश को जो लोग जाते हैं उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 54वां सॉफ्ट बैंक खाली स्थान और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो ये है करंट अफेयर्स का 2015 का प्रश्न है, तो इसे आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये भी उस समय के करंट अफेयर्स का है, परंतु यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2015 में जो भूकंप आया हुआ था नेपाल में, काफ़ी वहाँ पे तबाही मचाई थी, तो उसमें जो भारत सरकार ने बचाव कार्य किया था उस बचाव कार्य को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन मैत्री। तो आप याद देखिएगा 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था उसमें भारत सरकार ने जो बचाव कार्य किए थे उस बचाव कार्य को ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तथा यह उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 वर्ष होती है। आप इसे याद रखिएगा। अगर आपको लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनना है तो आपकी जो मिनिमम एज है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए कितनी एज रखी गई है, तो 30 वर्ष। तो दोनों आपको दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया वह पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए एक चलाया गया अभियान था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, यह मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी उसको और तेज करने के लिए मनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चौरी चौरा जो हत्याकांड था वो कब हुआ था। तो चौरी चौरा नामक जो जगह है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है तथा यह जो घटना थी यह घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो आप इसे याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा नामक घटना प्रारंभ हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी घटना के घटित होने के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चौरी चौरा घटना के बाद ही महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो यह घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो इसमें से जो फ्लोरीन है यह सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता। तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर था उस समय का चिली ने 2015 का कोपा अमेरिका जीता था। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। कोपा अमेरिका जो कप था 2019-20 का, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। तो विपक्ष का नेता जो होता है यह कैबिनेट स्तर का होता है। तब से याद रखिएगा जो विपक्ष का नेता होता है वह कैबिनेट स्तर का होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहां पे स्थित है। तो ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यह जो कन्याकुमारी है भारत के मेन लैंड का, अगर आपसे मुख्य भूमि की बात हो, अगर मेन लैंड की बात हो, तो मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तो आप इसे याद रखिएगा। यह जो कन्याकुमारी है भारत के मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत के मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी आपका आंसर होगा। वहीं अगर आपसे पूछे मेन लैंड की बात न हो, सबसे दक्षिणतम बिंदु के लिए पूछे, तो आपका आंसर होगा ग्रेट निकोबार। कहाँ पे, तो जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में स्थित है। आप याद देखिएगा इंदिरा पॉइंट, आप याद देखिएगा इंदिरा पॉइंट, यह ग्रेट निकोबार पॉइंट, तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 63वां प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी रंगून में। तभी से याद रखिएगा रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक
कर के विरुद्ध यह चलाया गया था। आप इसे याद देखिएगा, नमक कर के विरुद्ध यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। आप इसे याद देखिएगा, तथा यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह नमक कर के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पे दर्ज की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो उच्चतम वार्षिक वर्षा है वह मासिन राम, मेघालय में एक जगह है मासिन राम, यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तथा यह विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एनपीपी से क्या तात्पर्य, मतलब एनपीपी का आपसे फुल नेम पूछा जा रहा है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, आप डिस्क्रिप्शन भी एक बार देख सकते हैं, मगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसके डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ने से ज़्यादा समय जाता है, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय आपका जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन को खुद पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीसी का प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का प्रेजेंट टाइम में, मतलब उस समय 2015 में अध्यक्ष कौन था, उस समय के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देगा। आईसीसी के अलावा आप बीसीसीआई के भी अध्यक्ष को बता सकते हैं, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 68वां प्रश्न, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 57वां प्रश्न हमारा कह रहा है, आच्छादन यानी कि अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो आच्छादन यानी कि अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है प्रस्वेदन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत मानी जाती हैं दालें। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सभी परिष्करण शालाएं स्थापित की गई है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है यह संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। अगला प्रश्न हमारा है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसमें यजुर्वेद होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है क्योंकि? यह साइंस का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है जो कि लास्ट प्रश्न है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का जो है प्रस्ताव दिया गया था, तथा हमारा जो 42वां संविधान संशोधन था इसके तहत जो है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51K के तहत मूल कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम भाग 4 को सॉल्व करेंगे जो कि ग्राम विकास पे आधारित है। इसमें भी टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 25 प्रश्नों का ये देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा ग्राम विकास का, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था? तो ये करंट अफेयर्स का उस टाइम का प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 प्रति 1000 पे 800 मतलब जो है
प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात है, सॉरी, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में टोटल 829 लोग रहते हैं। यह उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, आप इसे याद रखिएगा। 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 70। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को आप रुक के वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। तो दोनों आप क्या देखने, 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं और 75 जिले हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के सिवा भी निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में, तो आप इसे याद देखिएगा, निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों के अलावा जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उसका उद्देश्य सभी क्षेत्र के बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण करना है। तो आप इसे याद देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो 2006 में। ऑप्शन इसका जो है हमारा डी बिल्कुल सही है। 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो है चौथा स्थान है। तो आप इसे याद देखिएगा, पहले स्थान पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश आपका आता है, उसके बाद आपका आता है क्या? उत्तर प्रदेश। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से जो है 2002 के मध्य चली थी में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो 20,000 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय क्षेत्र में जो है प्रमुख रेल इंजन संयंत्र क्षेत्र स्थापित किए गए। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 2000 मतलब अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है यह 1945 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 85वां का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता और अधिकतम आर्थिक सब्सिडी मतलब सहायता सब्सिडी धनराशि कितनी है? तो 25%, 7500 रुपये। आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग के में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो दैनिक, यानी कि जो है मिड डे मील में जो स्वच्छता की जांच करने के लिए दैनिक रूप से जांच पड़ताल करने का प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोसवानी इसका राइट आंसर है। कोसवानी जो है वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा है, कौन से शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का में उद्भव हुआ है? तो कथक का जो है उद्भव जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है?
तो ऑप्शन सी भू अधिकारों का प्रलेख, जमाबंदी क्या होता है? भू अधिकारों का प्रलेख, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल सही। अगला हमारा है SGSY का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY का पूरा नाम होता है, तो आप इसे याद रखिए। अगला प्लस हमारा प्रश्न कह रहा है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर इसका राइट आंसर है। मिर्जापुर जो है यह विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया है? तो 912, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 हो गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह 2001 में 898 था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो चीनी मिलें हैं वो सबसे अधिक संख्या में, तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है चीनी मिलें सबसे अधिक संख्या में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बीपीएल परिवारों में से छूटे हुए बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो जो परिवार बीपीएल सूची में नहीं आए उनके लिए जो योजना शुरू की उसका नाम है समाजवादी पेंशन योजना। तो उस समय की ये करंट अफेयर्स का है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्याय जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो लेखपाल के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में जो है भूमि पंजीकरण किया जाता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? तो टोटल जो है 31 सीटें जो है राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2015 के फर्स्ट शिफ्ट के 100 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो 2015 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।